हेलो गाइज, TTI क्लास में आप लोग का स्वागत है। आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम पीवाई की सीरीज चल रही थी और पीवाई के साथ में एनालिसिस यानी एक प्रकार से समझे कि क्रैश कोर्स टाइप का चल रही है। क्योंकि मकसद ये नहीं कि सिर्फ पीवाई की करा के निकल जाना। मकसद ये है कि इतना मैटर बता देना आप लोगों को या इतनी चीज़ों को समझा देना ताकि आप पेपर में आसानी से उसके इर्द गिर्द या उस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आए तो आसानी से टैकल कर सके आप लोग। इसीलिए मैक्सिमम कोशिश किया जा रहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करेंगे साथ में कि चीज़ों को ध्यान से सुने। इसलिए कहानी के फॉर्म में मैप के द्वारा, फिगर के द्वारा आप समझाने की कोशिश करिए ताकि दिमाग में छप जाए आपके, और जो भी प्रश्न आए तो वो गलत नहीं। क्यों इतिहास और पॉलिटी ऐसा सेक्शन है जिसमें संभावनाएं क्या होती है, गलती नहीं होने की संभावना होती है। यूपीएससी के एग्जाम तो हम कहानी कहेंगे आज बंगाल। कल तक कहानी कहे थे दक्षिण भारत में यूरोपीय संघर्ष की कहानी कहे थे। आज हम बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल विजय कैसे की और बंगाल में कौन कौन से युद्ध लड़े और कौन कौन से संघर्ष किए। और वो बंगाल जो एक सोने की चिड़िया कही जाती थी, यानी व्यापारिक ट्रेड के लिए एक उपयुक्त जगह था, उस बंगाल पे किसका कब्जा हो जाना, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाना, भारत वर्ष में यह दस्तक दिया कि 200 वर्षों तक, अगले 200 वर्षों तक अब शासन किसी का रहेगा तो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहेगा। क्योंकि उस समय स्थिति यह थी कि मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था और जो बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी मुगल सम्राट बैठे वो क्या थे, या तो निरंकुश थे या अयोग्य थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल गया और बंगाल में भी स्थिति यही हुई कि बंगाल जो पहले मुगलों के हाथ में था, वहां पे दीवान नियुक्त किए गए थे और वो दीवान बाद में सूबेदार बन के अपने आप को स्वतंत्र भी कर लिए थे। तो सब कहानी बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताएंगे कैसे बंगाल पे विजय प्राप्त किया। चलिए ये फिगर देख लीजिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये जो गवर्नर थे या अधिकारी थे और बंगाल के दरबार में गए, ये फिगर से समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे हम चलते हैं इस पे। कहानी कहते हैं, टॉपिक का नाम है बंगाल पर ब्रिटिश विजय, यानी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल। ये देखिए फिगर मिल गया आपको कि ये ब्रिटिश गवर्नर या कंपनी के अधिकारी होंगे और जो क्या हो गया कि जीतने के बाद वो सम्मिलित हो गए और उन्हें बंगाल पे मौका मिल गया, क्या साम्राज्य विस्तार के क्रम में बंगाल पे कब्जा किए और इसके माध्यम से ट्रेड का जो तैयारी थी ट्रेड करने की वो अधिक हो गई और प्रशासनिक और किसमें रुचि लगे। जब बंगाल विजय कर लेंगे ये लोग ब्रिटिश कंपनी, तो अब इनकी रुचि बढ़ गई, यहाँ पे प्रशासन चलाने की रुचि बढ़ गई, साम्राज्य विस्तार करने की रुचि बढ़ गई। क्योंकि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जिस क्षेत्र से सबसे उपयुक्त जमीन था, उपजाऊ जमीन थी, कच्चे माल की प्राप्ति होती थी, ट्रेड करने का सबसे आसान मार्ग था। तो इससे फायदा क्या हुआ कि उन्हें इतना पैसा आने लगा यहाँ की व्यापार के माध्यम से, को आसानी से पूरे देश में, देश क्या मान भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया के अन्य देशों में व्यापार आसानी से कर सकते थे। और यहीं के खर्चे से, बंगाल विजय के बाद यहीं के खर्चे से वो धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। चलिए ये फिगर तो समझ गए होंगे, थोड़ा फिगर ब्लर है। ये पूरी नवाब की मैप, ये ब्रिटिश कालीन मैप है कहाँ, बंगाल का। ये ब्रिटिश कालीन मैप है बंगाल का। और बंगाल कहने का तात्पर्य सिर्फ बंगाल, पूर्वी बंगाल नहीं, आप पश्चिमी बंगाल नहीं, पश्चिम वेस्ट बंगाल नहीं भारत का आज के डेट में, बल्कि पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश जो एक देश है वो भी आता है। तो याद रखिएगा, बंगाल कहने का अर्थ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इतिहास के स्टूडेंट को खासकर। जब इतिहास पढ़ रहे हो तो पूरा बंगाल क्षेत्र यानी पूर्वी पश्चिमी बंगाल दोनों मिला के, यानी वर्तमान का पश्चिम बंगाल, भारत के स्टेट और बांग्लादेश जो कंट्री है, दोनों आते हैं। और सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, आसानी से कच्चे माल मिल जाते थे और क्या आसान और उपजाऊ भूमि थी। ट्रेड का सबसे सफल प्रयोग हुआ, सोने की चिड़िया कही जाती थी
और जो है केंद्र बिंदु हुआ करता था। तो देखिए बंगाल की खाड़ी के बगल में था, तो ट्रेड भी आसानी से दक्षिण पूर्व एशिया तक हो जाते थे। तो बहुत सी स्थितियां थी यहाँ पे। देखिए अब आइए, अब हम लोग ब्रिटिश काल से पूर्व बंगाल की स्थिति क्या थी। अभी हम कहानी के बताए हैं कि क्या थी स्थिति। ब्रिटिश काल से पूर्व बंगाल की स्थिति यह थी कि एक बंगाल समृद्ध प्रांत था, यानी बंगाल वाज द रिच प्रोविंस। बंगाल वाज द रिच प्रोविंस था, जो सोरा, किसके लिए? सोरा के लिए, चावल के लिए, नील के लिए, काली मिर्च के लिए, चीनी, रेशम, कपास, वस्त्र और हस्तशिल्प का यूरोप का निर्यात का केंद्र हुआ करता था। यानी जो भी कंपनी व्यापार करने आई तो कहां चंद्रनगर में या चिंसूरा में या हुगली के आसपास केंद्र बिंदु पे क्या किया, उन्हें फैक्ट्री स्थापित की। और क्योंकि जानते थे कि यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो सबसे अधिक व्यापार के लिए फायदेमंद क्षेत्र है। और बंगाल के मैप पे जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी में स्थित होने चलते बंदरगाहें भी थी। और इस बंदरगाह, और ये इस बंगाल की स्थिति ये थी कि सिर्फ का आधुनिक भारत में नहीं, प्राचीन भारत में भी और मध्यकालीन भारत में भी सबसे बड़ा केंद्र बिंदु था। किसके लिए? व्यापार के लिए था। क्योंकि ताम्रलिप्ति बंदरगाह का जिक्र होता है प्राचीन काल में, जो गुप्त काल, मौर्य काल समय बंदरगाह थी जिसके माध्यम से व्यापार हुआ करता था दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ। चलिए प्राचीन बात पढ़ाएंगे तो वहां भी कहानी सुनाएंगे पूरी बंगाल की। और बंगाल एक ऐसा प्रांत रहा जो लंबे समय तक किसी शासक के हाथ में, किसी शासक द्वारा लंबे समय तक कब्जा नहीं किया जा सका। कुछ समय तक कब्जे हुए, फिर वो स्वतंत्र हो जाते थे। उनमें एक क्षमता थी, योग्यता थी, उस क्षेत्र की देन थी। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं बंगाल जाने से पहले कि ब्रिटिश कंपनी बंगाल पे कब्जा की, जाने से पहले बंगाल के नवाबों का कालक्रम जान लेंगे। भाई कौन था, बंगाल की स्थापना किया कि कौन किया, ये सब बताते हैं। स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल जो था मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। क्योंकि मुगल साम्राज्य जो डोमिनेंट था, तो बंगाल उसका एक प्रांत, सूबा हुआ करता था। तो बंगाल शासकों का कालक्रम जान लीजिए। क्या हुआ कि सबसे पहले मुर्शिद कुली खां को वहां का बंगाल का दीवान बनाया गया था। स्वतंत्र बंगाल की नींव डालने का काम कौन किया था? मुर्शिद कुली खां। इसी मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब द्वारा वहां का दीवान नियुक्त किया गया था। मुर्शिद कुली खां को, किसको? मुर्शिद कुली खां को वो बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। और ये 1727 तक बंगाल के दीवान के रूप में शासन किया। ये हुआ कि औरंगजेब के समय बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। और 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा, मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा इन्हें वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। और धीरे धीरे ये क्या किए, आगे चलकर जब मुगल साम्राज्य की स्थिति डाउन होती है तो वह अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। एक नए स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल की नींव डाल देते हैं। कौन? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां क्या करते हैं? मुर्शिद कुली खां ये दो व्यवस्था लाए थे वहां पे, जो टैक्स के लिए, भू राजस्व के लिए अच्छी व्यवस्था थी, ठेके की प्रणाली थी। वो इजारा व्यवस्था, जिसको जेदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। इजारादारी व्यवस्था पूछा जाता है कि जेदारी व्यवस्था बंगाल में किसने लाया था? तो इस इजारादारी व्यवस्था की प्रणाली की शुरुआत जो है मुर्शिद कुली खां शुरू किए थे। और जो गरीब किसान थे उनको तकाबी ऋण दिया था। तो कुछ अच्छे काम कर गया। उसके बाद 1727 में इनकी मृत्यु हो जाती है मुर्शिद कुली खां की। उसके बाद उनका जो दामाद था सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठता है। कौन? सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठता है, जो 1727 से 1739 तक रहा। फिर सुजाउद्दीन की जो 1739 तक शासन किया। उसके बाद सरफराज खां, कौन बैठा? सरफराज खां, यानी सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां गद्दी पे बैठा 1739 ईस्वी में। और 1 साल तक ही वह शासन कर पाया। 1 साल तक शासन कर पाया। उसके बाद कहानी क्या होती है कि उसी समय बंगाल का जो था, बंगाल का नायब सूबेदार था अलवर्दी खां। कौन? अलवर्दी खां बंगाल का नायब सूबेदार था, जो 1740 ईस्वी में, अलवर्दी खां जो है 1740 ईस्वी में इनको गिरिया के युद्ध में, किनको?
सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में पूछा जाता है कि गिरिया के युद्ध किसके किसके बीच था, तो अलवर्दी खां और सरफराज खां के बीच था। गिरिया के युद्ध में हरा के और सत्ता से हस्तांतरित कर दिया और सत्ता पे काबिज कर लिया। अरे अब जो नवाब बना बंगाल का वो कौन बना, अब वो बन गया अलवर्दी खां। अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। उसके बाद अलवर्दी खां जब आया तो उन्हें कुछ स्टेटमेंट दिए थे कंपनी के बारे में। जैसे उसने क्या किया कि चंद्रनगर पे, चंद्रनगर पड़ता है बंगाल में, वहां पे अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों को किला बंद करने की अनुमति नहीं दी। कहा कि नहीं, यहाँ पे ये लोग जो है अनुमति लेंगे, किला बंद करेंगे और साथ में व्यापार तो करते हैं, क्षेत्र विस्तार कर लेते हैं और साथ में क्या करते हैं कि ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। अंग्रेज और यूरोप की कहानी जब सुनाए थे हम दक्षिण भारत रीजन में, तो बताया कि दोनों आपस में लड़े और प्रथम कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक और हैदराबाद रियासत में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके और दोनों को आपस में लड़ा के उन्होंने क्या किया, क्षेत्र विजय कर लिया। भले वहां पे क्या हुआ कि फ्रांसीसियों की हार हुई, अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेजों का एक क्षेत्र विस्तार हो गया। इसका अनुभव क्या किए, इसी का अनुभव उठा के ये लोग बंगाल पे चाहते थे कब्जा करना अंग्रेज, क्योंकि वहां अनुभव हो गया प्लस वहां से पैसे आने लगे। उसी पैसे को यूज करके ये चाहते थे क्या करें कि बंगाल की छत में विस्तार करें। तो अलवर्दी खां ये देख रहा था। अलवर्दी खां ये कहा है यूरोपीय कंपनियों के बारे में कि ये मधुमक्खी की भांति है, जब तक नहीं छेड़ोगे ये शहद देंगे, जब छेड़ोगे तो क्या करेंगे, ये काट काट के मार डालेंगे आपको। ये स्टेटमेंट था यूरोपीय कंपनी के बारे में अलवर्दी खां का। फिर सरफराज खां की हत्या करके 1756 तक शासन किया और अलवर्दी खां 1756 तक शासन किया। 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका दोहित्र जिसको बोलते हैं, पुत्री का पुत्र, दोहित्र यानी नाना था और इसका नाती जो है बैठता है गद्दी पे, उसका नाम था सिराजुद्दौला। कौन, सिराजुद्दौला उसका नाती था और उन्हें मुगल सम्राट को कर देना भी बंद कर दिया था अलवर्दी खां। अलवर्दी खां के बाद उसके पोता ही कहा जाता है कुछ क्षेत्रों में, जैसे बिहार यूपी रीजन में नाती कहा जाता है, इन दोहित्र बोलते हैं। पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठा, शासन करना शुरू किया और इसी सिराजुद्दौला के समय ही कौन कौन सा युद्ध लड़ा जाएगा, पलासी का युद्ध लड़ा जाएगा। पलासी का युद्ध लड़ा जाएगा और इस पलासी के युद्ध ने यह तय कर दिया कि अब भारतवर्ष पे शासन कौन करेगा। तय तो बक्सर के युद्ध ने किया था, पलासी के युद्ध ने इसका क्या किया, दिशा दिखा दिया कि अब बंगाल क्षेत्र पे जो जिसका शासन रहेगा वही भारतवर्ष पे आगे चल के शासन करेगा। पूरे भारत मानी बंगाल रीजन में शासन हो गया अंग्रेजों का। और यही बंगाल रीजन में अंग्रेज पलासी के युद्ध के बाद एक किंग मेकर की भूमिका में भी आ गए। यहाँ पे सिराजुद्दौला के बाद जो शासन किया, सिराजुद्दौला के बाद जिसने शासन किया उसका नाम था मीर जाफर। और उसके बाद जो शासन किया नवाब बना मीर कासिम और मीर कासिम के समय ही आपको बक्सर का युद्ध लड़ा जाएगा। मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर आया, मीर जाफर आएगा, ये क्रम है इनका। चलिए देखते हैं आगे कहानी क्या है। ये है मैप, किसका मैप, बंगाल का मैप, जिसमें तिलहट क्षेत्र यानी बांग्लादेश मिला के भारतीय उपमहाद्वीप का मैप है, बंगाल रीजन का मैप। इस मैप में देखेंगे आप कि क्या हुआ, कैसे पूरा ये बांग्लादेश और बंगाल दोनों मिला के सिलहट से लेके शिलोंग, गुवाहाटी, कचनापराग, सब दीपपुर सब है, इसमें क्षेत्र है, बांग्लादेश मिला के है। ये मैप है, मैप को ध्यान में रखिएगा, मैप से बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, याद रखिएगा। इसलिए मैपिंग के थ्रू पढ़ा रहे हैं आपको हम, मैपिंग के थ्रू इसलिए हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। कहानी समझिए, कहानी समझ गए पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक हमने बताया था सिराजुद्दौला की कहानी। अब सिराजुद्दौला की कहानी सुन लीजिए कि पलासी की युद्ध के पहले की जो कहानी थी वो जान लीजिए। पलासी की युद्ध की कहानी थी, जान लीजिए। जब सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठा तो उसकी मौसी जो थी घसीटी बेगम, ये कहानी बता देते हैं, जान लीजिए।
उसकी मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया का जो नवाब था शौकत जंग, उसका प्रबल विरोधी हो गया सिराजुद्दौला। और उसी समय मीर जाफर जो कमान संभालता था, मीर जाफर सेनानायक था, वो कमान संभालता सेना का, वो भी प्रबल शत्रु था सिराजुद्दौला का। इसके बाद कहानी ऐसे चलती है कि सिराजुद्दौला ने क्या क्या किया कि पलासी के मैदान में दोनों आपस में आमने सामने हुए। कहानी ऐसी हुई कि जब क्या बोलते हैं इनको, सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठा, तो उसके पहले क्या हुआ था कि 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट ने फर्रुखसियर जो था उससे अंग्रेज जो अधिकारी थे, अंग्रेज गवर्नर थे, अंग्रेज अधिकारी नॉट गवर्नर, गवर्नर की बात नहीं करेंगे, अंग्रेज अधिकारी थे, उनको एक फरमान प्राप्त हुआ था। 1717 में एक फरमान प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि बंगाल में आपको व्यापार का एक अधिकार दिया जाएगा, ने आयात निर्यात आसानी से कर देंगे, इसके बदले में 3000 रुपये वार्षिक कर देने पड़ेंगे। कितने? 3000 रुपये वार्षिक कर देने पड़ेंगे। और समस्त व्यापार जो है, आयात निर्यात आवाजाही है, वो कर मुक्त कर दिएगा, पूरा 1 साल का टैक्सेशन फिक्स करके। और आसानी से ये लोग व्यापार भी करने लगे, अंग्रेज व्यापार भी कर रहे थे। मगर जो भी बंगाल के नवाब बने, वो मुर्शिद कुली खां से लेके अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला तक, वो ये जो है इस फरमान के विरोध करते रहे। इस फरमान के विरोध से हुआ ये था कि फरमान के विरोध इसलिए किए क्योंकि भाई 3000 रुपये में वार्षिक कर में पूरा व्यापार कर रहा है, आयात निर्यात कर रहा है, व्यक्तिगत व्यापार भी कर रहा है, और सरकार को टैक्स आ नहीं रहा है। क्योंकि 1717 में स्थिति ये थी कि ये बंगाल जो था मुगल सम्राट का हिस्सा हुआ करता था, और 1700 में दीवान बना था मुर्शिद कुली खां, 1727 में जाकर स्वतंत्र हुआ था, 24 में स्वतंत्र हुआ था। तो इसीलिए कंपनी का विरोध कर रहे थे, व्याप्त असंतोष था कि इस फरमान से तो भाई सरकार को घाटा हो रहा है, राजस्व की हानि हो रही है। इसीलिए वो बार बार अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। इसी विरोध के चक्कर में देखेंगे कि और ये भी कारण हुआ, बंगाल के नवाब अंग्रेजों के बीच प्रमुख संघर्ष का कारण बन गया। ठीक है। उसके बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जब गद्दी पे बैठा तो उसने ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के कारण, सुन लीजिए क्या तनाव हुआ कि सबसे पहले उसने कहा कि भाई अब टैक्स तो आ नहीं रहा है, राजधानी हो रही है, तो उसने कासिम बाजार जो है, कासिम बाजार पड़ता है वर्तमान बांग्लादेश में, उस फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया उसने। उसके बाद उस फैक्ट्री पे कब्जा करने के बाद वो कहां चला, आगे बढ़ा और कलकत्ता की ओर कूच किया, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम पे भी कब्जा कर लिया। किस पे? फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिया, जो कलकत्ता में फैक्ट्री थी फोर्ट विलियम, उस पे कब्जा कर लिया। और यह घटना जून 1756 की घटना है। और जब कब्जा किया तो वह जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको वहां से भगा भी दिया, और वो भाग के जान बचाते हुए वो कहां, फुल्टा द्वीप पे शरण ले लिए, वो जाके। और उसके बाद वो आसानी वापस वहां पे अमीन चंद्र व्यक्ति था, उसको वहां दे दिया, क्या दे दिया कि भाई यहां का किलादार आप हैं और इसकी देखभाल कीजिए, और वो वहां से चल दिया। अंग्रेज जो है फुल्टा द्वीप पे शरण लिए थे, तो मद्रास से जो है वो उपेक्षा कर रहे थे, जहां वहां पे वाटसन जो समय गवर्नर था, उससे उपेक्षा कर रहे थे कि हमें कुछ सहायता मिल जाए वहां से। और अंग्रेज तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही थी। तो उसी समय कलकत्ता उसी समय एक घटना घटी जिसका जिक्र हॉलवेल करता है। हॉलवेल ब्लैक होल घटना का जिक्र करता है। कहता है कि कलकत्ता जब जो कब्जा किया सिराजुद्दौला और किले को जीता, तो उस समय एक छोटे से कमरे में उसने लगभग, फैक्ट याद नहीं रखना है इसमें, कुछ लोगों को बंदी बना के रख लिया। न खिड़की थी न दरवाजे तो होंगे, खिड़कियां नहीं थी उसमें, पूरा बंद कमरा था। और उसमें वो बिना सांस के वो लोग इसमें मर गए, और कहा गया कि 20 से 23 लोग इसमें बचे थे जिंदा। इसका जिक्र अंग्रेज जो है एक अधिकारी हॉलवेल करता है। इस ब्लैक होल की घटना का जिक्र वही करता है। उसी बीच जो है
मद्रास से वाटसन जो गवर्नर था, वाटसन और कर्नल क्लाइव की कमान ने एक नौसैनिक सहायता भेजी और फुल्टा द्वीप से उन लोगों को बुलाया और कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे, नेक टू नेक फाइट करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। और क्लाइव ने बड़ी चालाकी से, बहुत कूटनीति से, हमने पहले ही क्लास में बताया था कि इनकी एक कूटनीति होती है, जब औरंगजेब से हारे ये तो उनसे माफी मांग लिया, कूटनीति चाल चली, तो उसने कूटनीति से अमीन चंद्र को अपने क्या किया, अपने पक्ष में कर लिया। और ये घटना जो है 1757 के आरंभिक में, यानी फरवरी माह की घटना है, अमीन चंद्र को अपने अपने कब्जे में कर लिया, अपने प्रभाव में ले लिया और उसने कलकत्ता पे कब्जा कर लिया। इस क्रम में जब देखेंगे उसी समय पैरेलल जो है अंग्रेज जो थे, नवाब के जितने विरोधी थे सबसे उसने दोस्ती कर ली, करारा कर लिया। जैसे नाम आते हैं नवाब में, साजिश ने गद्दारी, क्या गद्दार बन जाओ, हम तुमको कुछ ना कुछ देंगे। उसमें पहला नाम आता है हमारे मीर जाफर साहब का। उसे कहा कि यदि तुम सहयोग करोगे तुम्हें बंगाल का नवाब बनाएंगे। और मीर जाफर उसमें मीर बख्शी पद पे था। उसका मानिक चंद जो कलकत्ता का अधिकारी था, मानिक चंद, अमीन चंद्र जो धनी व्यापारी था, वही मानिक चंद की घटना बता रहा था मैं कि कलकत्ता पे अधिकार करने के बाद उससे कहा कि तुमको कुछ ना कुछ देंगे और कलकत्ता पे अधिकार करने दो। जगत सेठ और खादिम खान, ये जो है इनसे दोस्ती कर ली और फूट डाला और कहा कि आप सहयोग करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ लालच दिया, कुछ ना कुछ पद देंगे और साथ में आपको क्या करेंगे कि आपको कुछ इनाम भी देंगे, बस मुझे युद्ध में सहयोग कीजिए, जब नेक टू नेक फाइट करेंगे हम सिराजुद्दौला से तो आप सहयोग कीजिए। हुआ यही, यूं ही हुआ। इधर कलकत्ता पे कब्जा करने के बाद अब क्या करना कि क्लाइव ने चालाकी से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से संधि की, अलीनगर की संधि की उसने। क्या थी संधि में भाई, क्या शर्त रखी गई? संधि की यह शर्त थी कि कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र को किला बंद करेंगे, उस पर आप कोई रोक टोक नहीं करेंगे। दूसरी, सिक्का ढालेंगे। तीसरी, युद्ध में जितनी क्षतिपूर्तियां हुई है उसका भरपाया आप ही करेंगे। यह भी तय हो गई। उसके बाद यह भी तय हुआ कि भविष्य में कभी भी आपस में टकराहट नहीं होगी, शांति बनाए रखेंगे। ये अलीनगर संधि में तय हुई। मगर टकराहट तो होना तय था क्योंकि दोनों की महत्वाकांक्षा अलग थी। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा थी कि हम बंगाल पे धीरे धीरे करके काबिज हो जाए और नवाब को यह महत्वाकांक्षा थी कि धीरे धीरे अंग्रेजों को हम बाहर कर दें। ये थी, क्योंकि इस संधि से संतुष्ट भी नहीं हो पे। अब देखते हैं यहाँ पे कहानी कि भाई प्लासी के युद्ध की प्रस्तावना क्या है। प्लासी के युद्ध की प्रस्तावना क्या है, देखिए यहाँ पे युद्ध की प्रस्तावना। सिराजुद्दौला के दरबार में आंतरिक पदोन्नति, यानी अभी बताया है कहानी कि जो इनके विरोधी थे, जो गद्दार थे इनके, किसके, नवाब के, उनसे वो संधि कर लिया। आंतरिक जो प्रतिद्वंदता थी, व्याप्त थी, उससे सहयोग लेना शुरू कर दिया नवाब नहीं, अंग्रेज। उसमें पहला नाम आता है मीर जाफर का, जो मीर बख्शी के पद पे था। मीर जाफर, जगत सेठ, अमीन चंद्र, सादिम खान, उनसे क्या किया, उनको केंद्रित कर लिया, कहा कि आपको कुछ ना कुछ देते हैं, छत्र देंगे हम या कुछ इनाम देंगे, बस सहयोग कीजिए नवाब को हटाने में। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा व्यापार विशेषाधिकारों के बड़े पैमाने पे दुरुपयोग कर रहे थे। कहानी बताए थे कि भाई जब फरमान मिल चुका है, 3000 में फिक्स हो चुका है, तो राजस्व की हानि तय है। टैक्स, भाई अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं, टैक्स दे नहीं रहे हैं, तो क्या सरकार को क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो हानि तो हो रही थी। तो यही तो टकराहट की एक बिंदु थी, केंद्र बिंदु थी। तो वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब तनाव का क्या कारण था? अभी अलीनगर संधि से पहले हम ब्लैक होल की घटना बताए थे आपको। तो अंग्रेजों की चिंता थी कि सिराज जो है बंगाल के हितों पर ध्यान देते हुए क्या करेंगे, अलग एक फ्रांसीसी कंपनी और पैरेलल चल रही थी, जो मुख्य प्रतिद्वंदी था अंग्रेज के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, फ्रांसीसियों के साथ मिलकर काम करेगा। यानी द इंग्लिश वेयर दैट सिराज वुड बी कोलेड विद द फ्रेंच अगेंस्ट द इंटरेस्ट इन बंगाल। उसके बाद दूसरी घटना हमने बताया ब्लैक होल की घटना।
जो कलकत्ता पे नवाब जो कब्जा किए थे, तो एक ब्लैक होल की घटना का जिक्र हॉलवेल करता है, तो वो भी एक कारण बना। ब्लैक होल त्रासदी में अंग्रेज सिराजुद्दौला के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। न ब्लैक होल ट्रेजेडी फर्दर इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला। चलिए इसकी कहानी, पलासी के मैदान में तो भाई लड़ने ही थे, पलासी के मैदान में आने थे लोग के। अब युद्ध शुरू हुआ और युद्ध में क्या था कहानी देखिए। इस युद्ध की विजय तय थी कि किसकी विजय होगी, यानी इस युद्ध का जो कहानी है, पटकथा पहले लिख चुकी गई थी कि कौन विजय होगा और किसकी पराजय होगी। जब आप ही के घर में या आपके भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, चाहे आपके खानदान वाले विरोधी पक्ष में चले जाएंगे और आपके साथ युद्ध करेंगे, तो तय होगा कि जीतेगा कौन। चुनाव में समय देखते हैं कि क्या होता है कि चुनाव समय यदि कोई उम्मीदवार होता है और उसी का जो है खानदान वाले यदि विरोधी पक्ष में चले जाते हैं, तो भाई खानदान वाले ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लोकल बड़ी चुनाव की बात कर रहे हैं, बड़े स्तर के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो उसमें तय हो जाता है कि जीत किसकी होगी। यही हाल यहां थी कि मीर बख्शी ही गद्दार निकला, जगत सिंह बैंकर गद्दार निकला, अमीन चंद्र गद्दार निकले और सादिम खान जो नवाब का कमान सल्तनत का, वो भी गद्दार निकला। तो तय हो गया कि जीत किसकी होगी। यानी ऐसा युद्ध जिसमें आमने सामने तो दोनों सेनाएं थी, मगर युद्ध की पटकथा पहले लिख चुकी थी कि विजय और विजय किसकी होगी। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर, जगत सेठ अन्य लोगों के साथ गुप्त गठबंधन किया जो नवाब के गद्दार थे, और षड्यंत्र के कारण अंग्रेजों ने आसानी से युद्ध जीत लिया। और विश्वास नहीं कीजिएगा कि इस युद्ध में अंग्रेज की तरफ से मात्र 20 लोग मारे गए थे। कैसा युद्ध भाई, एक तरफ से मात्र 20 लोग, दूसरे सबसे मुश्किल से 500 लोग मरे। और अब अंग्रेजों के पास बंगाल का विशाल संसाधन पर्याप्त हो गया कि उनकी विजय हो गई। नवाब की तरफ से दो ही व्यक्ति मजबूती से लड़ रहा था, वो था कौन कौन, मीर मदन और मोहनलाल, जो पूरी तत्परता के साथ युद्ध के मैदान में डटा हुआ था। हुआ युद्ध में हार हुई, नवाब भाग के पहुंच गए मुर्शिदाबाद और मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उनकी हत्या कर दी और उसके बाद मीर जाफर को गद्दी पे बैठा दिया गया। एक प्रकार से समझिए कठपुतली के रूप में, अंग्रेजों की कठपुतली के रूप में गद्दी पे बैठे। उसके बाद मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बनाया गया और उसने अंग्रेजों को धन के साथ, पैसा तो दिया ही, कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए उसने पैसे दिए थे खुशी में। टैक्स नहीं था, क्या बोलते हैं, घूस कहते हैं, ब्राइब कहते हैं, वो दिया था। और 24 परगना का जमींदारी दे दिया, बंगाल के 24 परगना दे दिया। अंग्रेजों नवाब के दरबार में एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया और उस रेजिडेंट की पूरी खर्चा कौन उठाएगा, बंगाल के नवाब उठाएंगे। और कलकत्ता और उनकी संप्रदा को मान्यता दे दी गई। यह कहानी हुई, मगर यह कहानी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई क्योंकि मीर जाफर अंग्रेजों की डिमांड को सह नहीं पाए और अंग्रेजों की डिमांड लगातार बढ़ते चले गए और लास्ट में अंततः उनको गद्दी से पदस्थ करके मीर कासिम को गद्दी बैठाया गया। चलिए आगे मिल जाए कहानी। बंगाल पर मीर जाफर का शासन, अंग्रेजों से चिढ़कर उसने मीर जाफर ने डचों के साथ एक षड्यंत्र रच दिया। डच दो इंडोनेशिया में व्यापार कर रहा था और उसके बाद बिदरा का युद्ध हुआ। बेदरा का युद्ध बोलते हैं, बेदरा, यहां बिदरा लिखा हुआ, बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा, उन्होंने पढ़ाया था बेदरा का युद्ध। इसमें 1759 में हुआ था। इसमें अंग्रेज ने जीत हासिल की थी। एक तरफ से लड़ रहे थे डच, यानी नवाब लड़ रहे थे, डच सहयोग कर रहे थे, एक तरफ से अंग्रेज लड़ रहा था और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई और भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपीय शक्ति बन के उभर गया कौन, अंग्रेज, क्योंकि यहां डचों की हार हुई, नवाब की हार नहीं, डच सहयोग कर रहे थे।
और उसके बाद डच यहीं पे क्या किए कि अपनी जितनी कंपनी की फैक्ट्रियां थी वो दे दिए अंग्रेजों को और चले गए व्यापार करने इंडोनेशिया की तरफ, मसाला द्वीप की तरफ। इसको वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है उस मसाला द्वीप को, ईस्ट इंडीज, नॉट वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक एक युद्ध को याद रखना है, एक एक युद्ध को याद रखना है आप लोगों को। अब है, हमने मिर्जाफर की कहानी सुनाया था अभी कि मिर्जाफर क्या हुआ, उसी में 1.5 करोड़ रुपया दिया, लगभग इतिहासकार कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, और 24 परगना दिया, और उसकी डिमांड लगातार बढ़ते चला गया। तो उसको अपदस्थ करके मीर कासिम को गद्दी बैठाया। मीर कासिम ने क्या काम किया, सबसे पहले उससे भी डिमांड हुई, उसने तो बंगाल उड़ीसा की दीवानी भी दे दी उसने, प्लस कुछ और क्षेत्र दे दिए उसने, मिदनापुर का क्षेत्र भी दिया था उसने इनको दीवानी के रूप में, प्लस कुछ पैसे भी देने पड़े। तो उसने इनसे तंग आके अपनी राजधानी, सबसे पहले मुर्शिदाबाद राजधानी हुआ करती थी, पहले ढाका थी मुर्शिद कुली खाक में, फिर हो गया मसूरदाबाद जिसको मुर्शिदाबाद कहा जाता है, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी लेके आया मीर कासिम। कहा कि पहले हम राजधानी चेंज करेंगे, और वहां पे फ्रांसीसियों के सहयोग से उसने ट्रेंड प्रशिक्षित सैनिक व्यवस्था स्थापित की, तो खाने कारखाने बनवाए थे, बंदूक की फैक्ट्रियां बनवाई थी उसने वहां पे, प्लस जो दस्तक का उपयोग, जो फरमान मिला था 1717 में, जिस दस्तक का दुरुपयोग करते थे कौन, अंग्रेज, उस दस्तक के दुरुपयोग पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश किया, और यही टकराहट हो गई मीर कासिम की इस दस्तक के दुरुपयोग से। कहा कि ठीक है, आपकी भाई दस्तक का उपयोग करते हैं, व्यक्तिगत व्यापार भी करते हैं, मगर आप आंतरिक व्यापार करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। जबकि इनका कहना था कि हम मुगल एम्पायर से लिए हैं फरमान, तो हम टैक्स नहीं देंगे। और इसी दस्तक के दुरुपयोग के चलते और विदेशी कंपनी, अदर यूरोपीय कंपनियों के सहयोग के चलते आपस में फिर टकराहट हुई मीर कासिम की। ठीक है, और मीर 1757 से 60 और 60 से 63 तक ये मीर कासिम जी रहे हमारे। तो देखिए मीर कासिम के साथ वेनस्टाड गवर्नर था उसमें, कलकत्ता के नए गवर्नर वेनस्टाड ने मीर कासिम ने मीर जाफर के दामाद का समर्थन किया, और 1760 में एक साइन हुआ इससे, और साइन यही हुआ कि गद्दी बैठी आप, हमारी डिमांडों को पूरा कीजिए। और इस संधि की निम्नलिखित विशेषताएं थी, क्या क्या, मीर कासिम ने बर्धमान, मिदनापुर, चट्टगांव के जिलों को कंपनी को सौंप दिया। बताइए कि इतने ही महत्वपूर्ण जिले सौंप दिए कंपनी को, तो टैक्स उसी का होगा ना, सरकार का क्या मिला, नवाब को क्या मिला। कंपनी को सिलहट के चूना व्यापार में आधा हिस्सा मिला, सिलहट पड़ता है आपको बांग्लादेश रीजन में। अभी मीर कासिम कंपनी को बकाया राशि का भुगतान करने के साथ साथ दक्षिणी भारत में अपने युद्ध प्रयासों को वित्त पोषित करने में मदद करेगा। दक्षिण भारत में वो यूरोपीय कंपनी से लगातार युद्ध कर रहा था, तो वहां भी जो पैसा जाएगा यहां से जाएगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही मकसद था कि भारतीय धरती पर लड़ना है तो भारतीय पैसा का यूज करेंगे, और उसने किया। तो ट्रीटी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, मीर कासिम सेडेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द बर्धमान, मिदनापुर एंड और चिटगांव द कंपनी, एंड द कंपनी वुड गेट हाफ ऑफ द शेयर इन द चुनार, यानी चुनार पत्थर, लाइम स्टोन जो बोलते हैं इसको, ट्रेड ऑफ द सिलहट, एंड मीर कासिम पे आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू द कंपनी एज वेल एज हेल्प फाइनेंशियल्स इस वार एफर्ट्स इन साउथ इंडिया, साउथ में। और ये भी कंपनी के प्रेशर को ज्यादा दिन झेल नहीं पाए, और इस बात पे भी सहमति हुई कि मीर कासिम जो है दुश्मन कंपनी के दुश्मन के साथ दोस्त कंपनी के दोस्त रहेंगे, यानी दुश्मन कंपनी से दुश्मन नहीं करेंगे। और मीर कासिम एक सक्षम शासक था जिसने बंगाल को मजबूत करने के लिए धीरे धीरे प्रयास करना शुरू किया, और यही आंख का कीड़ा बन गए अंग्रेज के लिए। और हमने बताया अभी बंगाल को मजबूत करने के लिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ट्रांसफर, नौकरशाही का पुनर्गठन, सेना का पुनर्गठन,
जैसे बहुत से कदम उठाए इसने। अब कहानी यहां सुन लीजिए। बक्सर की लड़ाई के पहले कहानी सुन लीजिए। लगातार जब क्लेश होना शुरू हुआ तो गवर्नर, बंगाल गवर्नर था, कहा कि इन्हें भी अब गद्दी से उतारा जाए। और हुआ यही कि मीर कासिम को भी गद्दी से उतार दिया। एक युद्ध हुआ छोटा सा, उस युद्ध में हार गए और वहां से ये फरार हुए और मीर जाफर को दोबारा गद्दी बैठाया गया। जब मीर कासिम यहां से फरार हुए तो वो पहुंचे अवध, और अवध में उस समय नवाब था सुजाउद्दौला, और संयोग से उसमें निर्वासित जीवन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी जी रहे थे। और तीनों ने तय किया, क्योंकि शाह आलम द्वितीय भी अंग्रेजों से त्रस्त हो चुके थे, यानी ब्रिटिश कंपनी से त्रस्त हो चुके थे। अवध के नवाब भी ब्रिटिश कंपनी से त्रस्त थे, क्योंकि उन्हें भी बार बार ट्रेड के माध्यम से टैक्स देना पड़ता था या कुछ ना कुछ आपत्ति आती थी। एक प्रश्न भी आया है यूपीएससी द्वारा। और मीर कासिम तो थे ही। अब तीनों की संयुक्त सेना ने तय किया कि अब इनसे युद्ध करेंगे और अपने साम्राज्य का जो जलीलता महसूस हुई है वो हम साम्राज्य छीनेंगे भी और इनको भगाएंगे भी। और इसी तय में कहानी हुई बक्सर के मैदान में, जो बिहार में पड़ता है, बंगाल में, सॉरी बिहार में पड़ता है, गंगा नदी के तट पे बक्सर का युद्ध होता है। यानी बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। लड़ाई का प्रस्तावना क्या था? मीर कासिम ने स्वतंत्रता का दावा किया और कंपनी उम्मीदों को झुठला दिया। कंपनी ने अपने दस्तक व्यापार परमिट का दुरुपयोग किया, जिससे नवाब को वित्तीय नुकसान हुआ करता था, और इस तरह नवाब तनाव पैदा होना तय था और दस्तक पे विरोध करना शुरू किया मीर कासिम। मीर कासिम ने करों को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया कि जब आप टैक्स दे ही नहीं है तो बाकी के टैक्स क्यों देंगे? भारतीय व्यापारी भी टैक्स नहीं देंगे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। यह प्रस्तावना हुआ, यानी कारण दिखाई दे रहा है। ये जो कहानी कहे अभी हम कारण करो। उसके बाद इससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया और जवाब में मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के साथ एक संघ बनाया और तीनों ने बक्सर के मैदान में, इधर से कौन? पूरा तीनों की संयुक्त सेना, और इधर से अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व प्रदान करता हेक्टर मुनरो, एक छोटी सी सैनिक। और पहली बार सैनिक विद्रोह देखा जाता है तो यही देखा जाता है, 1764 में देखा जाता है कि हेक्टर मुनरो के कुछ सैनिक जो विद्रोह कर दिए थे। एक प्रश्न बनता है इस पे कि पहली बार सैनिक विद्रोह कब हुआ था? यदि ऑप्शन दिया होगा 1764 और बक्सर का युद्ध, तो मारना पड़ेगा बक्सर के युद्ध। और युद्ध और उसके परिणाम स्वरूप अब तीनों की संयुक्त सेना और इधर छोटी सेना, मगर ट्रेंड सैनिक थे, सैनिक इधर भी थे और अनट्रेंड थे, परिस्थिति थे, राष्ट्रवाद की भावना थी, लड़ने मरने की क्षमता थी, वहां ट्रेंड थे। और ट्रेंड ने, छोटी सैनिक ने पूरी संगठनात्मक व्यवस्था से क्या हुआ? युद्ध लड़ा और वो जीत गए। और हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व प्रदान किया और मीर कासिम और उसके सहयोगी पर निर्णायक जीत हासिल की। और मुगल सम्राट भी अंग्रेजों से हार गए, तीनों हारे साथ में, और जिससे अंग्रेजों का इस क्षेत्र में वर्चस्व का दावेदारी बन गया, क्योंकि मुगल सम्राट से ही वो दावेदारी लिए थे, फरमान लिए थे। यानी दिस triumvirate war between the two, and in response Mir Qasim formed a confederacy with the Nawab of Awadh, Sajidullah and Shah Alam II. About the battle and its aftermath, Major Hector Munro lead the English force and gained the decisive victory over Mir Qasim's alliance. The Mughal emperor was the lost the British, which made English a counter a supremacy in the region. और सुपरमेसी बन गया जिस युद्ध ने तय किया था पलासी के मैदान में कि अब बंगाल पे किसका कब्जा रहेगा, तो वो बक्सर की युद्ध ने तय कर दिया फाइनली कि इस पे अब कब्जा एकमात्र किसी का रहेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा, क्योंकि यहां मुगल बादशाह भी हार चुके थे। और इसने यह भी तय किया इस युद्ध ने
कि 200 वर्षों तक शासन कौन करेगा। और आगे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट 200 वर्ष तक शासन किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई। अब इस युद्ध के बाद फिर क्लाइव आता है और इलाहाबाद की संधि करता है। किसे? एक तो अवध के नवाब मीर कासिम से क्या करेगा, तो भगोड़ा था, तो अवध के नवाब के साथ और मुगल सम्राट के साथ इलाहाबाद की संधि करता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। चलिए उसमें क्या प्रावधान थे देख लेते हैं। यहीं पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, नवाब सिराजुद्दौला एग्री द सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा पे 15 लाख रुपीज द कंपनी वी आर इंडिपेंडेंट टीम। यानी नवाब सिराजुद्दौला जो ने इलाहाबाद और करा, इलाहाबाद के पास ही करा पड़ता है, को सौंपने पर सहमति जताई और कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का भुगतान करने का वादा भी किया और दिया भी उसने। बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उनकी संपत्ति पूरी कब्जा करने दिया कि जो ये क्योंकि प्रो थे किसके, अंग्रेज के। और शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद में रहने पर सहमति जताई, जिसे अवध के नवाब कंपनी के संरक्षण में उन्हें सौंप दिया। ये 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण है कि क्या क्या संधि हुआ। अवध के नवाब 50 लाख रुपया, इलाहाबाद करा का क्षेत्र और बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को पूरी संपत्ति पर कब्जा करे क्षेत्र। यानी शाह आलम द्वितीय एग्री टू रेसिडेंस टू इलाहाबाद टू बी एक्सीडेड इन हिम टू नवाब ऑफ अवध अंडर कंपनी प्रोटेक्शंस। ये पहली संधि हुई अवध के नवाब के साथ। ये 12 अगस्त की घटना है, 1765 की घटना है, 12 अगस्त 1765 की घटना है। और क्लाइव दोबारा लौट के आया था गवर्नर बन के। पूरा गवर्नर जब पढ़ाएंगे अलग से, तो पूरी गवर्नर की कहानी बताएंगे हम। उसके बाद हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देने के लिए अब ये करेंगे शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय के साथ जो संधि हुई 16 अगस्त 1765 को, उसमें क्या तय हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी है वो प्राप्त कर ली गई और 26 लाख रुपए की वार्षिक भुगतान के बदले में एक फरमान जारी किया गया। जो 1717 में फरमान मिला था, उसी को आधार पर ये व्यापार कर रहे थे। मुन्ना बाबू ने इनका विरोध किया और विरोध के बाद 2 युद्ध लड़े गए। उसी में क्या हुआ कि जब हारे बक्सर के युद्ध में, तो कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली और 26 लाख रुपए भुगतान करने का फरमान जारी कर दिया। उक्त प्रांतों की निजामत का कार्य यानी सैन्य रक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। और यहीं से डुअल सिस्टम शुरू होता है, द्वैत शासन, डायरकी सिस्टम जिसको बोलते हैं। यानी प्रोविजन ऑफ द 53 लाख रुपए द कंपनी रिटर्न इन निजामत, फंक्शन, मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑफ द स्टेट प्रोविंसेस। ये संधि थी इलाहाबाद की संधि में, दोनों के साथ की गई और दोनों की प्रावधान ये है। प्रावधान तो बहुत थे जो पढ़ने आप, और यहीं से दोहरी व्यवस्था यानी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है शुरू हुआ बंगाल में 1765 से लेकर 72 तक, और वारेन सिंह ने इसको समाप्त किया था। क्या है भाई, यही जान लीजिए साथ में। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई, जिसमें कंपनी और नवाब दोनों शासन करते थे। कंपनी के पास निजामत और दीवानी दोनों का अधिकार था, जो क्रमशः बंगाल के सूबेदार और सम्राट से मिले थे। और नवाब धन और सेना दोनों के पर कंपनी पर निर्भर था। यानी निजामत का अधिकार मिल गया किसको? कंपनी को। और धन का और सेना का रखने का अधिकार किसको मिल गया? बंगाल के नवाब। और संक्षेप में कहे तो नवाब एक प्रकार से कठपुतली शासक बन गया। इंट्रोड्यूस्ड बाय द रॉबर्ट क्लाइव, wherein both the company of the Nawab ruled. The company had both nijamat as well as diwani rights, to which it got from the Subedar of Bengal and Emperor respectively. ठीक है। दोहरी शासन प्रणाली ने प्रशासनिक पतन को जन्म दिया।
जिसमें न तो कंपनी और ना ही नवाब को सार्वजनिक कल्याण की परवाह की, और आखिरकार वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये रही पूरी बंगाल की कहानी। और ये आसानी से जब कब्जा हो गया बंगाल पे किसका, अंग्रेजों का। और ये वर्तमान का ये मैप है, यूनाइटेड बंगाल का मैप है, देख सकते हैं। इसमें पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश का रीजन है। मैप मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं आप लोगों को कि मैप के थ्रू याद हो जाएगा कहानी आपको। चलिए फिर ये भी देखिए मैप, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की, यानी पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र था। और इसी पे कब्जा करने के लिए अंग्रेज नवाबों से लड़े थे। और ये कहानी पूरी मैंने सुनाया आपको, अभी पूरी कहानी याद रखना है। अब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगे। क्या आगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगे। पहला जो क्वेश्चन है देखिए क्या है। 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्यात की जाने प्रमुख वस्तुएं क्या थी? इसीलिए ब्रिटिश पूर्व हमने बंगाल की कहानी सुनाई थी आपको। क्या क्या है? द स्टेपल कम्युनिटी ऑफ द एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। क्या क्या है? कच्चा कपास, तिलहन और अफीम, चीनी, नमक, जस्ता, सीसा, तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, कपास, रेशम, सोरा और अफीम क्या निर्यात करते थे। इसीलिए हमने कहानी सुनाई थी अभी आपको। तो इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन होता था, रेशमी वस्त्र का होता था, सोरा कहानी बताया, सोरा भी होता था, और अफीम की खेती होती थी, यानी कॉटन, सिल्क एंड स्टेपलर और ओपियम। ओपियम मतलब अफीम। दूसरा जो प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न जो है 2005 का है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग द करेक्ट रीजन, करेक्ट जो है क्रोनोलॉजिकल क्रम, ऑर्डर ऑफ द बैटल ऑफ फोर्ट ऑफ इंडिया 18th सेंचुरी में जितने बैटल हुए हैं, फाइट हुए हैं, उसके बारे में निम्नलिखित में कौन 18वीं शताब्दी में भारत में लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालक्रम है? तो क्या है? बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। इसे सेंस निकल जाएगा। बक्सर 1764, अंबुर 1739, कर्नाटक नवाब मारे गए, नौरुद्दीन कल कहानी सुनाए थे, और बटल पलासी 1757। तो क्रम निकाल सकते हैं। तो पहला युद्ध कौन सा हुआ? पहला युद्ध कौन सा हुआ? तो बैटल ऑफ अंबुर, उसके बाद पलासी 1757, बैटल ऑफ वांडीवा 1760 और बैटल ऑफ बक्सर। ये सभी हमने युद्ध के बारे में बताया भी है आपको। इसके बाद एक प्रश्न और है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन, देखिए प्रश्न यूनिक है। ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इन द इंट्रक्शन यानी इंटो कॉन्टेक्ट ऑफ द ग्रैंड ऑफ दीवानी इन 1765। 1765 में जब दीवानी मिली, प्रदान किया गया, तो अंग्रेज सबसे पहले निम्नलिखित में किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आया? क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा मिला और उसी समय बंगाल में पूरा पूर्वोत्तर भारत था। तो फर्स्ट किसके संपर्क में आया? तो वो खासी जनजाति के संपर्क में आया था जब दीवानी मिली थी 1765। देखिए यूनिक प्रश्न है ये यूनिक प्रश्न है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्यूरल ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, यानी भारतीय प्रेसिडेंट में, भारतीय राजघरानों में झगड़े हो रहे थे, पहला कौन था जो इसका नीति का प्रयोग किया कि हम उसमें सहयोग करेंगे और एक्वायर करेंगे? यानी निम्नलिखित में कौन पहला यूरोपीय था जिसने क्षेत्रों को हासिल करने के लिए उद्देश्य भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की थी? तो हमने जब कल कहानी बताए थे पूरी पिछले क्लास में, कल नहीं पिछले क्लास में सॉरी, तो बताया था कि कौन गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर जिसने इसका प्रयोग किया। तो था डुप्लेक्स एंड डुप्ले, डुप्ले था वो। इसीलिए कहते हैं कि हर एक एक चीज पे ध्यान दीजिए।
मेरी बातों की एक एक चीज ध्यान दीजिए, एक एक चीज पे एक एक प्रश्न बनेंगे और प्रश्न यूपीएससी बनाता भी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत साथी।